हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू जीएफसी यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द मॉड्यूल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ओवर देयर। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। एंड फर्दर अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर सीएआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। एंड इफ यू वांट टू गेट द फ्री पीडीएफ फॉर द सीएआईबी, सिंपली टू व्हाट्सएप सीएआईबी पीडीएफ टू द नंबर 8360944207 and we'll be sharing the PDF files with you. So let's hurry up and let's start the session over here. And it's related to GFC and the Basel 3, that is a global financial crisis over here. तो सबसे पहले जानते हैं कि सब प्राइम लोन क्या होते हैं। तो मैं आपको बेसिक सा फंडा यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि देयर वाज एक्चुअली लिक्विडिटी क्रंच। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब क्या होता है कि सभी के पास लिक्विडिटी रुक सी गई थी एंड कोई भी पैसा फ्लो नहीं कर रहा था। हुआ क्या था एक्चुअली कि लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस को, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी। लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को खरीदना शुरू किया। प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर, डिमांड यहाँ पर बढ़ने लगी। एंड क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ पर कम थे तो यहाँ पर ये सप्लाई आपके पास कम हो गई, तो अल्टीमेटली इनकी वैल्यू जो थी वो यहाँ पर शूट करनी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इवन लोगों ने लोन लेकर के यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर इन्होंने लोन लिया तो यहाँ पर जो बैंक थे यहाँ पर उनके पास लोन क्रिएट हो गया। एंड फर्दर यहाँ पर क्रिएट होगी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी यानी कि एमबीएस जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लोग यहाँ पर लोन पर घर खरीदते थे, फर्दर घर को आगे बेच देते थे एंड इसके हिसाब से यहाँ पर उनकी वैल्यूएशन आगे बढ़ती जा रही थी। बैंक्स को उनका पैसा वापस मिल रहा था। एवरीथिंग वाज वर्किंग वेरी फाइन। अब यहाँ पर क्योंकि लोन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम हो गई थी, क्योंकि लोगों ज्यादा डिमांड यहाँ पर पैसे की कर रहे थे। तो यहाँ पर बैंक ने क्या किया, बैंक्स ने इन मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी को एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि यहां पर इन्होंने इनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड इनकी रेटिंग की गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इनकी रेटिंग करी एंड फर्दर इन्वेस्टर्स ने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया। बैंक के पास फिर से लिक्विडिटी आ गई आगे लोगों को लोन देने के लिए। अब अल्टीमेटली हुआ क्या कि बैंक यहां पर बढ़ते बढ़ते प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेट्स से केस कि अगर एक घर की वैल्यू 1 करोड़ की थी तो उसकी वैल्यू 7 करोड़ के आसपास की पहुंच गई। अब अल्टीमेटली जब कभी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है तो डिमांड उसकी कम होनी शुरू हो जाती है। अब यही केस यहां पर हुआ कि डिमांड कम होनी शुरू हो गई। अब जिन लोगों ने जो घर था वो महंगा परचेज किया था, अल्टीमेटली वो क्या हुआ कि वो अपने घर को और ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल नहीं कर पाए। अल्टीमेटली उनको वैल्यू कम मिलने लग गई। तो जब उनको वैल्यू कम मिलने लगी, उन्होंने लोन लिया था 6 करोड़ का एंड वो घर बेच पा रहे थे सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का। तो उसके केस में उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया अपनी इंस्टॉलमेंट्स में। जब इन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पर डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर उसके बाद जब बैंक के पास ये घर आए, बैंक ने इनके ऊपर पोजेशन ले लिया। बैंक भी इन प्रॉपर्टी को नहीं सेल कर पाया। एंड मोर ओवर जिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर सिक्योरिटी रिसिप्ट में पैसा लगा रखा था वो पैसा भी अपना पूरा नहीं कर पाए। तो हर एक जगह पर एक क्रंच सा इकट्ठा हो गया, यानी कि लिक्विडिटी बिल्कुल बंद हो गई। ना तो पैसा यहाँ पर इनके पास था, ना ही पैसा बैंक के पास था, ना ही इन्वेस्टर्स के पास पैसा था। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर ओवर हाइड वैल्यू थी वो यहाँ पर खत्म होनी शुरू हो गई। एंड देयर कम द जीएफसी, दैट इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओवर देयर। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर 2008 में एक सबक सीखने को मिला कि आपको यहाँ पर रेगुलेशंस में और ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है, जिसके तहत आप यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं। राइट, तो उसी के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। राइट, तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा कि आपके पास सब प्राइम लोन क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय सब प्राइम लोन्स ओवर देयर। देखिए, सब प्राइम लोन का मतलब होता है कि जहां पर आपको क्रेडिट क्वालिटी जो है यहाँ पर बोरोर की, वो यहाँ पर आपको पता है इट्स एक्चुअली टू क्रेडिट क्वालिटी। इसी को कहते हैं कि क्रेडिट क्वालिटी आपके पास ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड फर्दर जिनकी क्रेडिट क्वालिटी यहाँ पर कम है, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है एंड वहां पर ज्यादा रिस्क अवेलेबल है कि वो डिफॉल्ट कर सकते हैं, उनको हम सब प्राइम लोन कहते हैं। एंड फर्दर हो सकता है कि उनको कोई भी यहाँ पर डेब्ट का एक्सपीरियंस ना हो या लिमिटेड एक्सपीरियंस हो सकता है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली उनके पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का यहाँ पर पोजेशन ना हो जिसको एज अ सिक्योरिटी रखा गया है। हो सकता है कि उनको ज्यादा लोन दे दिया गया हो सकता है कि इंडिविजुअल फैमिली की जो इनकम है वो नो ना हो, या उनके पास ज्यादा पैसे ना हो अपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए, प्रिंसिपल को पे ऑफ करने के लिए। हो सकता है कि वो यहाँ पर फ्यूचर में आने वाले किसी समय के ऊपर अपनी पेमेंट्स
पेमेंट्स को मिस कर दे, या फिर फेलियर हो जाए रिलेटेड, कि वो कंप्लीट फेलियर हो जाए, कि वो अपनी जो रीपेमेंट थी उनको पे ना कर पाए, ये चीज भी हो सकती है। या फिर पर्टिकुलरली आपके बैंक का भी आपकी न्यूज आपको इन पर्टिकुलर बोरोस के केस में मिल सकती है। दैट्स रिलेटेड टू सब प्राइम लोन ओवर देयर। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू हाउस फ्लिपिंग। हाउस फ्लिपिंग क्या होती है? फ्लिपिंग इज टर्म जब आप यहां पर पर्टिकुलरली क्या करते हो, एक घर को परचेज करते हो आप रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट की तरह, एंड उसको बार दोबारा से फिर से रीसेल कर देते हो, फ्लिप कर देते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हाउस फ्लिपिंग कहते हैं। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी क्या होती है? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि यहां पर सिक्योर्ड है बाय पूल ऑफ मॉर्गेजेस, यानी कि आपके पास यहां पर पर्टिकुलरली एमबीएस यानी कि हाउसिंग लोन वाले लोन्स हैं, बहुत ज्यादा लोन्स हैं, आपने सभी को कंबाइन किया, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेटअप किया, एंड इसके बेस पर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को इशू कर दिया। अब ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशू की गई हैं, इनके एंड में सिक्योरिटी जो है दैट इज मॉर्गेज बैक्ड, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी ओवर देयर। सो ये बेसिकली जो सिक्योरिटी रिसिप्ट था, दैट्स अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या शोकेस कर रहा है? इट्स अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ओवर देयर, एंड ये किसके द्वारा सिक्योर्ड है? दिस इज सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज ओवर देयर, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी द मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी ओवर हियर, राइट? फर्दर उसके बाद बात करने वाले हैं रिलेटेड टू इंक्रीज बोरोइंग बाय द बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स ओवर देयर। देखिए जब जीएफसी हुआ था तो लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बैंक से उधार पर लेना शुरू कर दिया था, एंड उन्होंने यहाँ पर बैंक्स ने भी बहुत ज्यादा धड़ल्ले से अपनी लेंडिंग को इंक्रीज कर दिया था, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी के बेस पर लोन देने शुरू कर दिए थे। एंड फर्दर लोगों ने यहाँ पर ये पैसा यूज किया एसेट को परचेज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लेवरेज हो गई थी। लेवरेज का मतलब क्या रहता है? कि बोरोर के पास पॉकेट में है 10 रुपए, 90 रुपीज का लोन लिया, 100 रुपीज की प्रॉपर्टी यहां पर परचेज कर ली, ये चीज हो गई, लेकिन यहां पर प्रॉपर वैल्यूएशन इसकी नहीं की, यानी कि आपने सब प्राइम लोन भी सैंक्शन कर दिए, यानी कि कम क्वालिटी वाले लोगों को भी, कम क्रेडिट वर्दीनेस वाले लोगों को भी आपने लेंडिंग देनी शुरू कर दी थी। तो अल्टीमेटली बोरिंग बैंक्स के द्वारा काफी ज्यादा बढ़ गई थी, एंड फर्दर अब यहां पर इसके बेस पर इतनी ज्यादा आपके पास एमबीएस क्रिएट होगी, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज क्रिएट होगी, जिनके बेस पर आपने यहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा भी बहुत ज्यादा यहां पर लगवा दिया। क्यों लगवा दिया? क्योंकि जब इनकी रेटिंग करी गई तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरए जिसको हम कहते हैं, उन्होंने भी बहुत धड़ल्ले से, बहुत ज्यादा नेग्लिजेंसी के साथ यहां पर रेटिंग, अच्छी रेटिंग देनी शुरू कर दी, जिसके साथ इन्वेस्टर्स का यहां पर इंटरेस्ट फ्रॉस्टर हो गया कि हाँ ये तो चीज अच्छी है, ये तो सिक्योरिटी शिफ्ट अच्छी है, इसमें तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। अल्टीमेटली यहां पर आपके पास एक पर्टिकुलरली क्या हो गया, नेग्लिजेंस की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी लोन्स की, राइट? सो दैट वाज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ लेवरेज। क्या रहता है लेवरेज का मतलब, क्या होता है वो आपको बता दिया मैंने, कि आपके पास 10 रुपए थे, आपने 90 बोरो किए, एंड 100 रुपीज यहां पर आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर तो इसका प्राइस 110 हो गया, लेट्स से कि अगर इसका प्राइस 110 हो गया, उसके केस में पर्टिकुलर क्या हुआ कि जो पैसा आपने पे ऑफ करना भी था 90 का, वो पे ऑफ करने के बाद आपके पास 10 का बेनिफिट हो गया। लेकिन अगर इसका प्राइस 100 की जगह पर 90 का हो गया, यानी कि प्रॉपर्टी का प्राइस यहां पर कम हो गया, उसके केस में क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी खुद की जो यहां पर कैपिटल थी, क्योंकि 90 तो पे ऑफ करना ही है, तो आपकी जो खुद की पूरी जो अमाउंट था वो बीच में से पूरा का पूरा खत्म हो गया। दैट्स द इफेक्ट ऑफ लेवरेज ओवर हियर, राइट? फर्दर रिलेटेड रेगुलेशन एंड द पॉलिसी एरर्स। तो यहां पर रेगुलेशंस काफी ज्यादा कम थी उस टाइम के ऊपर, क्योंकि आप इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यहां पर डील कर रहे थे। एमबीएस जो होता है दैट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स ओवर देयर, बिकॉज वो एज पर अपने ऊपर बेस्ड नहीं है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? किसी और एसेट के ऊपर बेस होते हुए सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को इशू किया गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपनी क्रेडिट रेटिंग दी है, एंड इसके बेस पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा। लेकिन यहां पर इतनी ज्यादा नेग्लिजेंस थी, रेगुलेशंस की कमी थी, जिसकी वजह से यहां पर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट अपना शुरू कर दिया, जबकि यहां पर नेग्लिजेंस बढ़ती गई थी। एंड फर्दर अब यहां पर पर्टिकुलरली ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बोरोज को लेवरेज के तौर पर लेंडिंग की गई थी, साथ की साथ यहां पर पर्टिकुलरली फ्रॉड कैसे इंक्रीज हुआ? अब यहां पर बोरो की इनकम को बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया, एंड फर्दर ओवर प्रॉमिस कर दिया, किसको? इन्वेस्टर्स को ओवर प्रॉमिस कर दिया। तो ऐसी नेग्लिजेंस काफी ज्यादा थी इस पर्टिकुलर कंसर्न में। फर्दर रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस ओवर देयर। तो काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट होती है ना, काफी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लेंडिंग करनी है, बोरिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट
करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अब अगर एक सिस्टम भी फेल होता है, अगर एक इंस्टीट्यूट भी फेल होती है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर बाहर भी पड़ता है, औरों के ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पर तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई थी क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन है, लिबरलाइज़ेशन है एंड फर्दर उसकी वजह से क्या है कि जो क्रॉस बॉर्डर बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन वो भी आपस में जुड़ रखे हैं, जिसकी वजह से स्पिल ओवर जो था वो सिर्फ और सिर्फ लोकल डोमेस्टिक नहीं हुआ, वो यहाँ पर ग्लोबल लेवल के ऊपर हुआ। लिक्विडिटी चैलेंज आ गया एंड पूरे के पूरे यहाँ पर ग्लोबल लेवल के ऊपर आपकी जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर कम हो गई एंड बैंक की कैपिटल बहुत ज्यादा एकदम से डिप्लीट हुई, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू शैडो बैंकिंग, तो शैडो बैंकिंग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो शैडो बैंकिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर बैंक जो है वो डायरेक्टली डील नहीं कर रहा। लेट्स सपोज ए बैंक इज डूइंग द शैडो बैंकिंग सर्विसेज थ्रू द बैंक एबीसी व्हिच इज रेगुलेटेड, ओके। नाउ ए इज नॉट रेगुलेटेड बट ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द एबीसी ओवर देयर, दैट्स अ शैडो बैंकिंग ओवर देयर। सो शैडो बैंक्स वो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं अदर देन द रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड फर्दर ये इंटरमीडियरी चैनल बन जाती हैं सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करने के लिए, दैट्स रिलेटेड टू शैडो बैंकिंग ओवर देयर। जो सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल्स हो गई, मनी मार्केट फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, मॉर्गेज कंपनीज हो गई, वो सारी की सारी हम शैडो बैंकिंग स्ट्रक्चर में मान सकते हैं। एंड फर्दर अब यहां पर क्या था कि आपकी जो शैडो बैंकिंग की जो फैसिलिटीज थी वो भी शॉर्ट टर्म के ऊपर जो अनइंश्योर्ड फंड्स होते थे उनके ऊपर रिलाय कर रही थी, लाइक द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ओवर देयर। तो अल्टीमेटली जब ये भी यहां पर इसी चीज में डील कर रहे थे, जैसे लेट्स से स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यहां पर ये पर्टिकुलर लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो यहां पर इनके पास भी लिक्विडिटी क्रंच आ गया। कहने का मतलब है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ा, साथ के साथ जो शैडो बैंकिंग स्ट्रक्चर था, सिस्टम था, उसके ऊपर भी उतना ही इंपैक्ट पड़ा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू डेफिशिएंसीज इन द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ओवर देयर। सिग्निफिकेंट डिटोरेशन थी, यानी कि आपके पास जो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स थे उसमें काफी ज्यादा डिटोरेशन थी। आपकी जो रेटिंग होनी चाहिए थी वो डबल होनी चाहिए थी या डबल ट्रिपल बी होनी चाहिए थी, बी होनी चाहिए थी, लेकिन रेटिंग कितनी दी गई, ट्रिपल ए की रेटिंग दी गई। उसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को लगा ये तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो यहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करी, लेकिन अल्टीमेटली वो थे तो सब प्राइम लोन ना, तो वहां पर तो डिफॉल्ट हो गया। तो ये काफी ज्यादा दिक्कतें यहां पर थी एंड साथ के साथ ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो एक्चुअल में किया नहीं गया। चाहे हम कमर्शियल रियल एस्टेट लोन की बात करें, चाहे हम यहां पर कंसंट्रेशन रिस्क की मैनेजमेंट की बात करें, सभी यहां पर चीजों के साथ प्रॉपरली उस टाइम पर डील नहीं किया जा रहा था, क्योंकि हर किसी को सिर्फ ये था कि मैं मैक्सिमम मैक्सिमम लोन इस टाइम पर दे दूं, कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन आगे दे दे एंड फर्दर ज्यादा से ज्यादा यहां पर हम जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स है वहां से लिक्विडिटी निकाल ले। तो सिर्फ इस चीज की तरफ ध्यान दिया गया, उसी की वजह से यहां पर 2007 में जाकर के वैसे ना इन्होंने साइन अपनी शो करने शुरू कर दिए थे, लेकिन 2008 में जाके कंप्लीटली जीएफसी हो चुका था, ठीक है। तो बैंक की जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज थी वो फेल हो गई थी एंड फर्दर क्योंकि यहां पर वो फाइनेंशियल इनोवेशन है कि जो नए इंस्ट्रूमेंट थे उसके केस में वो यहां पर अपने जो रिस्क मैनेज थे वो कर ही नहीं पा रहे थे एंड यहां पर बहुत ज्यादा रिलायंस हो गया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा वल्नरेबिलिटी यहां पर बन गई थी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रेसेस इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्या क्या स्ट्रेसेस थे। सो कुछ एक लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स जो थे उनको बहुत ज्यादा बड़े नुकसान हुए, क्योंकि जो उन्होंने रिपोजेशन लिया था प्रॉपर्टीज का, अब डिफॉल्ट कर दिया था, लोगों ने अपना डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने पैसा पे नहीं किया। अल्टीमेटली मैंने जैसे आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में, तो यहां पर जब जो पर्टिकुलर लोन लेने वाले पर्सन थे उन्होंने डिफॉल्ट किया, बैंक के पास पैसा नहीं आया, तो बैंक ने यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन कर लिया। लेकिन बैंक पोजेशन लेकर करेगा क्या, बैंक पोजेशन लेने के बाद भी अल्टीमेटली प्रॉपर्टी को प्राइस में सेल ही नहीं कर पाया, ना तो बैंक का लोन अमाउंट कवर हुआ, ना ही जो यहां पर एमबीएस के बेस पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी उनके पैसे पूरे हुए। तो यहां पर एमबीएस प्राइसेस भी कम हो गए एंड अल्टीमेटली जो एमबीएस इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा उन सिक्योरिटी रिसर्च में, उनकी नेटवर्थ भी कम हो गई। अब क्योंकि यहां पर जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने परचेज किया था एमबीएस को, लेट्स से शॉर्ट टर्म लोन्स के बेसिस के ऊपर, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि यहां पर लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, लेट्स से जो इन्वेस्टर है जो एमबीएस में इन्वेस्ट कर रहा है, जरूर सुना ये अपने पास पैसे थे वहां से इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी आगे से लोन लेकर के, ये आगे से लोन लेकर के एमबीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहा था ताकि इसको बेनिफिट मिल जाए। अब ये भी अपने लोन को रीपे नहीं कर पा रहा। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बैंक के पैसे और ज्यादा रुकते जा रहे हैं, रुकते जा रहे हैं, लिक्विडिटी कम होती जा रही है बैंक के पास एंड अल्टीमेटली पैसा जो है वो फ्रीज होता जा रहा है, इन्वेस्टर्स की नेटवर्थ कम हो गई है, जिन लोगों के होम थे वो होम का पोजेशन ले लिया गया, बैंक ने पोजेशन ले लिया, उनकी कैपिटल भी पूरी की पूरी खत्म हो गई है। तो ये सब चीजें हो गई थी जिसकी वजह से जीएफसी बन गया, राइट। एंड फर्दर स्पिल ओवर कैसे बना बाकी कंट्रीज के ऊपर, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि जब यहां पर ये चीज हो रही थी ना उस टाइम पर, क्योंकि वो मेन सेंटर था यूएस जो था, दैट वाज अ मेन सेंटर रिलेटेड कि वहां पर इन्वेस्टमेंट
हो रही थी, वहां पर पैसा बहुत ज्यादा अच्छे से बन रहा था, तो बाकी कंट्रीज के बैंक भी वहां पर जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वहां पर एमबीएस में परचेजिंग कर रहे थे। एंड फर्दर अल्टीमेटली क्या हुआ, इन इंटरकनेक्शंस की वजह से पूरे के पूरे यहां पर ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या हुआ, अल्टीमेटली आपका जो क्राइसिस था वो पनप गया, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा वहां पर लग चुका था, ठीक है। एंड फर्दर फेलियर ऑफ फाइनेंशियल फर्म्स, पैनिक इन फाइनेंशियल मार्केट्स ओवर देयर, तो फाइनेंशियल स्ट्रेसेस पीक हो गए थे इन 2008 ओवर देयर, जब यहां पर जो फाइनेंशियल फर्म लेमैन ब्रदर्स थी 2008 में उसका फेलियर हो गया, तो उसकी वजह से यहां पर जो रिलेटेड फाइनेंशियल फर्म थी जैसे कि एआईजी हो गया, बियर स्टर्न हो गया, इनका फेलियर भी हो गया, यानी कि सिस्टमिक रिस्क भी इंपोज होना शुरू हो गया था। एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में यहां पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। फर्दर रिलेटेड टू रेगुलेटरी यहां पर शॉर्ट कमिंग्स क्या थी एंड रेगुलेटरी फ्रेम आपके पास रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते थे, तो 5 मेजर कैटेगरीज है यहां पर रिलेटेड टू जहां पर कामकाज हो सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू रेगुलेटरी पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये मेरा पैरीमीटर, मैं सिर्फ इतनी छानबीन कर रहा हूं, अब मुझे इस पैरीमीटर को इंक्रीज करना था, मुझे इतनी छानबीन करनी थी, तो ये रेगुलेटरी पैरीमीटर को यहां पर इंक्रीज किया जा रहा था, सुपरविजन भी एंड रेगुलेशन भी दोनों ही, ताकि जो भी एडिक्वेट सिस्टमिक रिस्क है उनको कैप्चर कर पाए। माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन, माइक्रो मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल बेस के ऊपर, जो बैंक्स के ऊपर इंडिविजुअली यहां पर रेगुलेशन लगी उनके बेस पर, यानी कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ठीक है। एंड फर्दर मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम के बेस के ऊपर आप रेगुलेशंस यहां पर लगाना चाहते हो, ताकि आपको यहां पर किसी भी तरह का सिस्टमिक रिस्क देखने को ना मिले, तो आपने रेगुलेशंस को उसी हिसाब से डिजाइन करना था। फर्दर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड मार्केट डिसिप्लिन, मार्केट डिसिप्लिन डिस्क्लोजर्स दो, जब भी कोई यहां पर ऐसी चीजें कर रहे हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, डिस्क्लोजर्स दो, ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, दैट वाज द फोर्थ पॉइंट ओवर देयर। फिफ्थ वन इट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ओवर देयर, तो यहां पर एक बहुत बड़ी जरूरत थी कि यहां पर कोऑर्डिनेशन हो कंट्रीज के बीच में भी, कि वो यहां पर रेगुलेशंस को डिजाइन कर पाए एंड मॉनिटर कर पाए सिस्टमिक रिस्क को, क्योंकि सिस्टमिक रिस्क बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस होगी, अगर एक भी चीज फेल हुई तो पूरे के पूरे बाकी सिस्टम भी हिल जाएंगे, जैसे कि 2008 में भी हुआ। फर्दर रिलेटेड टू रेगुलेटरी पैरामीटर के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज होती क्या एक्चुअल में। अब दायरा क्यों बढ़ाना पड़ा, क्योंकि मैं यहां पर एडिक्वेटली जितने भी रिस्क हैं उनको कैप्चर करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर इस चीज को इंश्योर करना था कि जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, जो भी यहां पर सिस्टमिक रिस्क को इंपोज कर रही हैं, उन सभी को मैं एडिक्वेटली कैप्चर कर लूं। इन इन्वेस्टर्स एंड अथॉरिटीज को यहां पर बेटर एक्सेस मिल जाना चाहिए। एंड फर्दर जो भी यहां पर सिस्टमिक रिस्क को बना रही हैं चीजें, उनको प्रिवेंट करना है। एंड साथ ही साथ जो एक्टिविटी है अनरेगुलेशन से रेगुलेशन की तरफ हमें शिफ्ट होना है, क्योंकि यहां पर बहुत सी चीजें अभी थी इनोवेटिव, यहां पर प्रोडक्ट से इनोवेटिव, यहां पर लोन प्रोडक्ट से, या फिर आपके पास ऑफ बैलेंस शीट एंटिटी थी जिनके ऊपर इतना ज्यादा रेगुलेशन नहीं थी, उन सभी के ऊपर खास करके ध्यान देना जरूरी था। एंड फर्दर आपको ब्रॉडर पैरामीटर उसी वजह से चाहिए था। फर्दर रिलेटेड टू माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन, अब इस केस में क्या किया गया, जो यहां पर डिपेंडेंसी थी कैपिटल की उसमें टीयर वन के ऊपर डाल दी गई, एंड स्पेसिफिकली सीईटी वन को ज्यादा बेहतर माना गया, क्योंकि ये काफी अच्छी कैपिटल होती है। अगर कैपिटल हम यहां पर डिफरेंट तरह की कैपिटल की बात करते हैं, दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है टीयर वन कैपिटल, दूसरी होती है टीयर टू कैपिटल। अब टीयर वन कैपिटल जो होती है वो ज्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल मान जाती है, एंड फर्दर ये गोइंग कंसर्न कैपिटल आपके पास मानी जाती है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू यहां पर आपकी इसमें लॉस बेयरिंग कैपेसिटीज की ज्यादा होती है, ठीक है। एंड आपने यहां पर जो भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उनके साथ भी अध्ययन करना है, ताकि प्रॉपरली लिक्विडिटी जो है वो आपके पास मेंटेन रहे। अब यहां पर बहुत सी एहतियात बरती गई थी, जैसे कि एलसीआर, एनएसएफआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, इनको इंप्लीमेंट किया गया था। इसके अलावा यहां पर लेवरेज रेशियो को भी इंट्रोड्यूस किया गया था बेसल 3 के अंदर। एंड फर्दर इट वाज रिलेटेड टू व्हाट, इट वाज रिलेटेड कि यहां पर इस टाइम पर बफर्स भी डिजाइन किए गए थे। जो बफर डिजाइन किए गए थे वो मैक्रो बेसिस पर थे, जो ये एलसीआर, एनएसएफआर एंड फर्दर जो लेवरेज रेशियो थी, ये आपके पास माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के अंडर आती है, राइट। फर्दर मैक्रो प्रूडेंशियल के अंदर क्या है कि आप यहां पर ओवरऑल जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल रेगुलेशन है उसको अपने मेंटेन करना है। काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या होता है, एक साइकिल चला उसकी वजह से दूसरा साइकिल चल पड़ा, तो उसको यहां पर आपने रेगुलेट करना है। एंड वहां पर प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट्स आपको रखनी पड़ेगी कि इस तरह से फ्रेमवर्क को हम यहां पर लेकर के आएंगे, लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होगी पूरे के पूरे आपके सिस्टम के बीच में, इकोनॉमी के बीच में। एंड फर्दर एजिट प्राइसिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स रहनी चाहिए, एंड फर्दर लोन ग्रोथ किस तरह से होगी। एंड फर्दर इन द केस ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट पर्टिकुलर ओवर दे, जब बहुत ज्यादा क्रेडिट यहां पर आपके पास दिया जाता है तो अपने अपने ही बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है, तो उसको किस तरह से कैप्चर किया जाएगा, किस तरह से उसको डील किया जाएगा। एंड एडिशनल शॉक एब्जॉर्बर बनाए गए थे बेसल 3 के अंदर, क्योंकि यहां पर देखिए बेसल 2 के अंदर जो शॉक एब्जॉर्बर्स थे
वो पर्टिकुलरली काम नहीं कर पाए, तभी तो जीएफसी आया। तो यहां पर क्या कहा गया कि हम यहां पर ज्यादा बेटर वे में जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो बनाएंगे, ताकि हम यहां पर जो भी ऐसा क्राइसिस होता है उनसे बच पाए। Further, it's related to response of Basel committee to global financial crisis। तो यहां पर बेसल कमेटी का क्या रिस्पॉन्स था? माइक्रो प्रूडेंशियल जो रिफॉर्म्स है, अगर उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ कैपिटल को इंक्रीज किया गया, एंड साथ ही साथ जो रिस्क कवरेज था इसकी तरफ भी ध्यान दिया गया। ठीक है, तो बेसल कमेटी ने यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहाँ पर रिफॉर्म्स जो शुरू कर दिए थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए शॉक्स हैं उनको हम एब्जॉर्ब कर पाए। जो भी अगर कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसकी रेटिंग किस तरह से की जाएगी, स्टैंडर्ड्स किस तरह से मेंटेन होंगे, एंड फर्दर जो स्पिल ओवर है बाकी सेक्टर्स के ऊपर उसको किस तरह से रोका जाए उसके बारे में। तो यहां पर क्वालिटी ऑफ कैपिटल को इंक्रीज किया गया, एंड हाईएस्ट क्वालिटी जो यहां पर कैपिटल कंपोनेंट थे उनकी कंपोनेंट रेशियो को इंक्रीज किया गया। जो क्रेडिट लॉसेस थे, राइट डाउन थे, वो यहां पर वो यहां पर रिटेन्ड अर्निंग में से डायरेक्टली निकाल दिए गए, रिटेन्ड अर्निंग में से डायरेक्टली निकाल दिए, एंड फर्दर उनको यहां पर कॉमन इक्विटी बेस का पार्ट नहीं बनाया गया। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिस्क कवरेज। अब क्राइसिस के दौरान बहुत से ऐसे रिस्क थे जिनको अप्रोप्रिएटली कवर किया ही नहीं जा रहा था। तो हमने यहां पर कहा गया, बेसल बेसल कमेटी ने यहां पर कहा कि हम सभी के सभी रिस्क को कवर करना चाहते हैं, चाहे वो ऑन बैलेंस शीट है चाहे वो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, उन सभी को हम कैप्चर करना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ जो डेरिवेटिव रिलेटेड एक्सपोजर्स है हम उनको भी कवर करना चाहते हैं। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि यहां पर कैपिटल आप ज्यादा मेंटेन करोगे इन एडिशन टू द स्ट्रिक्टर डेफिनेशन ओवर देयर, यानी कि जो आपके पास डेफिनेशन थी उससे ज्यादा कैपिटल आप मेंटेन करोगे, एंड फर्दर कंपोनेंट भी आपके रेशियो भी इंक्रीज होगी। एंड अल्टीमेटली जब आप ज्यादा कैपिटल मेंटेन करोगे तो ज्यादा आपकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रहेगी। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू आपके पास जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी इंक्रीज किया गया, सो एज टू एंश्योर कि बैंक्स के पास यहां पर इस तरह के अगर कोई भी यहां पर क्राइसिस होते हैं तो बैंक उनके साथ विदस्टैंड कर पाए, ये ना जो फेलियर की कगार पर आ जाए। फॉर दिस रिलेटेड टू कंटेनिंग द लेवरेज। अब लेवरेज कंटेन करने के लिए क्या होता है, क्योंकि आप लेवरेज का मतलब क्या होता है कि 1 रुपए के बदले में 10 रुपए देना, या 9 रुपए आपने उधारे दे दिए, तो लेवरेज को आप मेंटेन करना चाहते हो, कवर करना चाहते हो। अब जो भी पर्टिकुलरली आपकी ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स को लेकर के, क्योंकि बैंक्स ना कई बार, जैसे यहाँ पर इंडिया में भी हुआ था रिलेटेड टू पीएनबी के केस में, आपने सुना होगा कि यहाँ पर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के बेस पर, बैंक गारंटी के बेस पर बहुत ज्यादा बड़े जो अमाउंट थे उसकी कमिटमेंट दी गई थी। तो इतने बड़े लॉसेस की कमिटमेंट जब दी जाती है, वो अगर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी तो डेफिनेटली यहां पर सेफगार्ड किया जा सकता है ऐसी चीजों से भी। तो आपको सप्लीमेंट्री लेवरेज रेशियो जो है उसको यूज करना पड़ेगा, सो एज टू बिल्ड अप एक्सेसिव लेवरेज इन द, ताकि आप यहां पर जो एक्सेसिव लेवरेज बन रही है उसको यहां पर कंटेन कर पाओ, एंड साथ के साथ आपके पास एडिशनल सेफगार्ड भी बन जाता है ये। ठीक है, फर्दर लिक्विडिटी। अब बैंक्स के पास लिक्विडिटी नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी के लिए आप एलसीआर मेंटेन करते हो, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एनएसएफआर यानी कि नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो को यहां पर आपने मेंटेन करना होता है। एंड बेसिकली लिक्विडिटी क्या होती है कि आपको एचक्यूएल यानी कि हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स को मेंटेन करना होता है। इसके बारे में फर्दर डेफिनेशन एंड फर्दर स्कोप जो भी है वो हमने आगे चैप्टर्स में कवर किया है, सो यू विल बी लर्निंग ऑल द कांसेप्ट्स रिलेटेड टू लिक्विडिटी ओवर देयर, राइट। फर्दर मार्केट डिसिप्लिन की बात आती है। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि हमें ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है, एंड फर्दर ताकि लोगों को पता हो, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको पता हो, सारे के सारे एलिमेंट जो है रेगुलेटरी कैपिटल बेस के उनके पास डिस्क्लोज्ड हो, उनको पता हो कि इस पर्टिकुलर बैंक जो है क्या वो पर्टिकुलर कैपिटल को, रेगुलेटरी कैपिटल को मेंटेन कर पा रहा है, एंड फर्दर क्या ये रेगुलेशंस को अपना रहा है, एंड ये रिस्क कितना ले रहा है, सब चीजों का डिस्क्लोजर यहां पर होना चाहिए। तो बैंक को यहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो यहां पर अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल करवानी पड़ेगी। एंड फर्दर यहां पर जो भी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू मेन फीचर्स जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के आपको देने पड़ते थे वो तो आपको यहां पर डिस्क्लोज करने ही पड़ेंगे। फर्दर उसके बाद ये माइक्रो वाली बात आ गई, फिर आती है बात मैक्रो की। मैक्रो इज एक्चुअली रिलेटेड टू मैक्रो पोटेंशियल मेजर ओवर देयर, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू एड्रेसिंग द प्रो साइक्लिकलिटी ओवर देयर, यानी कि आपने यहां पर लेवरेज रेशियो को इंट्रोड्यूस किया, ताकि अब जो भी एक्सेसिव लेवरेज बन रही है ड्यूरिंग द पीरियड जहां पर क्रेडिट आपकी जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा हो रही है, ताकि आप लेवरेज को ओवरऑल कंटेन कर पाओ, तो उसके लिए डेफिनेटली आपने यहां पर लेवरेज रेशियो लेकर के आए, तो वो भी एक मैक्रो मेजर है। इसके अलावा आपने कैपिटल बफर डिजाइन की, कैपिटल बफर में आपने सीसीबी,
कंजर्वेशन कैपिटल बफर एंड साथ के साथ ट्रिपल सीबी काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, ठीक है। इनको डिजाइन किया जो बेसिकली सीईटी वन यानी कि टीयर वन कंपोनेंट के अंदर ही आते थे, इनकी कैपिटल जो मेंटेन की जानी थी। सीसीबी का रेशियो कितना परसेंटेज, कितना 2.5% है रिस्क वेट एसेट्स का, एंड इसका भी परसेंटेज 0 से 2.5% का हो सकता है। इंडिया में फिलहाल के लिए ट्रिपल सीबी मेंटेन नहीं हो रही है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर मेंटेन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डबल सीबी जो है वो यहाँ पर इंडिया में मेंटेन किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा, ठीक है। सो दैट वाज द मेन फंडामेंटल टू कि अगर एक्स्ट्रा कोई यहाँ पर शॉक आता है तो आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओ, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू सिस्टमिक रिस्क एंड इंटरकनेक्टेडनेस ओवर देयर। एज आई टोल्ड यू कि आपस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो तो आपस में कनेक्टेड है ही है। अब यहाँ पर उनके ऊपर जो रिस्क इंपोज हो रहा है उसको यहाँ पर ओवरऑल खत्म करना है। अब उसके लिए उनकी इंटरडिपेंडेंटनेस को देखना पड़ेगा कि इंटरडिपेंडेंटनेस कितनी है। वो कैसे पता लगेगी, जो आपके पास ट्रांसपेरेंसी होगी उसी के थ्रू पता लगेगी, ठीक है। तो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर्स होने चाहिए जिसके थ्रू वो पर्टिकुलरली एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो, एंड फर्दर मिनिमम कैपेसिटी जो स्टैंडर्ड्स है उनके अलावा ये एक्स्ट्रा शॉक एब्जॉर्बर्स उनके पास होने चाहिए। एंड फर्दर जो बेसल कमेटी है इन्होंने ये भी रिकमेंड करा कि हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो पर्टिकुलरली बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं टुवर्ड्स द सिस्टमिक रिस्क ओवर देयर, राइट। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। एंड फर्दर फ्री पीडीएफ्स आर अवेलेबल, सिंपली सीएआरबी पीडीएफ्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, एंड यू विल बी गेटिंग द फ्री पीडीएफ्स ओवर देयर। एंड यू कैन आल्सो डाउनलोड अवर एप्लीकेशन विजिटिंग द वेबसाइट iibf.info। तो iibf.info को विजिट कीजिएगा एंड आपको वहां पर हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस भी मिल जाएगा जहां पर आपको फ्री वीडियोस एंड पीडीएफ फाइल्स का एक्सेस डायरेक्टली थ्रू एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।